स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के बारे में। 2005 का एक्ट है और पूरी वीडियो में क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले सेज का मतलब तो क्लियर होगा कि एक वैसी जगह जो क्या बोलते हैं, इंडिया में होते हुए भी उसको इंडिया के बाहर की टेरिटरी के तौर पे माना जाता है। ये सेज पूरी चैप्टर में समझेंगे कि होता क्या है, और अपना 12th में और 11th में भी इसका कुछ कुछ तरीके से इंट्रोडक्शन आया हुआ है, शॉर्ट नोट आई हुई है। मेरे हिसाब से 12th में तो एग्जाम में भी आया था। ठीक है जी। तो अभी अपन ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं CS एग्जीक्यूटिव के लिए, और अगर इन जनरल भी आपको समझना है कि सेल्स क्या होता है तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है। उससे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बेसिक मतलब क्लियर होगा ना। इंपोर्ट का मतलब होता है कि जब आपका क्या बोलते हैं, इंडिया में आप चीजें लेकर आते हो, ठीक है, गुड्स खरीद के लेकर आते हो। और एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जब आप क्या बोलते हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट करते हो, यानी कि जब आपका जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, वो बाहर जाता है। तो एक्सपोर्ट से अपने पास फॉरेन रिजर्व्स आते हैं, और जब अपन इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन रिजर्व्स जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर रखना। बाकी अब देख लेते हैं क्या क्या देखने वाले हैं अपन वीडियो के अंदर। तो छोटा सा टॉपिक है, इतना ज्यादा इसका कंटेंट नहीं है मेरे हिसाब से। लगभग 11-12-13 पेज है। ठीक है। इंट्रोडक्शन समझेंगे क्या बोला हुआ है, डेफिनेशन में क्या लिया गया है, और फंक्शंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऊपर देखो, ये चीजें है ना, जो ये पूरा फर्स्ट आंसर मतलब जो फर्स्ट पेज दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन से लेके ऑब्जेक्टिव से लेके फंक्शंस तक, शॉर्ट नोट बन सकती है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ सेल एंड फीचर्स और भी दिए हुए हैं। अच्छा ठीक है, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और सेल एंड फीचर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला आंसर जो पहला पेज है वही बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, और शॉर्ट नोट बनती है इस चैप्टर में से, तो ये एक इंपॉर्टेंट आंसर कर लो। उसके बाद अपन देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेक्शन 3 के बारे में। प्रोसीजर भी दिया हुआ है इसमें कि कैसे आप सेटअप कर सकते हो सेज एरिया, सेज को। अगेन इंपॉर्टेंट आंसर, बहुत अच्छा आंसर है। 11-12 पॉइंट दिए हुए हैं, तो एक बार समझेंगे क्या बोल रहे हैं। फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट, अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन टू ऑपरेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेक्शन 4 है, रीड ओनली। पूरा पेज ही रीड ओनली है ये। सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, तो ये सिर्फ पढ़ने जैसा है। उसके बाद समरी फॉर्म में दे दिया है कुछ कुछ चीजें, तो अपन को अगर ये लगा तो ये, नहीं तो अपन दोनों के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है बोर्ड ऑफ अप्रूवल। अगेन आज इन प्रीवियस एग्जाम है ये, मतलब ये वाला आंसर पहले एग्जामों में पूछा गया है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल। ठीक है, यहाँ पे आप सेक्शन की जरूरत नहीं है कि आप सेक्शन भी याद रखो, पर कंटेंट इंपॉर्टेंट है, तो कंटेंट को तो खास करके ध्यान रखना है। यहाँ पे ड्यूटीज, पावर सबका उल्लेख किया गया है, तो समझेंगे क्या बोल रहा है बोर्ड ऑफ अप्रूवल। ठीक है, अब तक अपन ने 3 आंसर इंपॉर्टेंट देख लिए, पहला वाला, फिर उसके बाद अपन ने देखा ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेस, और उसके बाद ये तीसरा आंसर। ठीक है, फिर है डेवलपमेंट कमीशन के बारे में, इसको भी स्टार मार्क कर लो। फिर अप्रूवल कमेटी सेक्शन 13-14 इसकी बात कर रहे हैं। सेटिंग अप ऑफ यूनिट, कैसे आप सेटअप कर सकते हो, वहां पे अपन ने देखा कि कैसे आप एस्टैब्लिश कर सकते हो, और प्रोसीजर बताया यहाँ पे कि कैसे सेटअप कर सकते हो। और यहाँ पे सेटिंग अप ऑफ यूनिट के लिए कहाँ आपको अप्रूवल चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में बताया हुआ है, तो वो भी एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 15। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन नंबर 16, कैंसलेशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांटेड टू एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो देखेंगे अगेन इंपॉर्टेंट आंसर। एक और इंपॉर्टेंट आंसर इसके बाद सेटिंग, देखो छोटा सा चैप्टर है, पर ऐसे ही चैप्टरों में से कुछ कुछ चीजें अगर इंपॉर्टेंट आती हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट आती है, और अपन ने वो चीज करी हुई है, तो 5-5, 4-4 मार्क करके अपना बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हो आप। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है, आज दिन प्रीवियस एग्जाम है ये वाला आंसर, सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ठीक है, सेक्शन 17 डिटेल में समझेंगे क्या बोला हुआ है। फिर सेक्शन 18 भी स्टार मार्क कर लो। फिर है सेक्शन 22 सॉरी, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। फिर सेक्शन 23, डेजिग्नेटेड कोर्ट टू ट्राई सूट एंड नोटिफाइड ऑफेंसेस। फिर सेक्शन 24, 25, 26 ये सारे ठीक है पढ़ने वाले ही हैं, अपन पढ़ लेंगे। फिर सेक्शन 30 है, डोमेस्टिक क्लियरेंस बाय यूनिट्स। फिर उसके बाद है सेक्शन 31, सेज अथॉरिटी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी। अगेन इंपॉर्टेंट आंसर सेक्शन 31। फिर एक और इंपॉर्टेंट आंसर है फंक्शन ऑफ अथॉरिटी क्या होगा, तो सेक्शन 34, सेक्शन 33, 31 और 34 को कंबाइन करके भी पूछा जा सकता है। तो पहले आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद लिख दिया ये अपने स्पेशल इकोनॉमिक अथॉरिटी के बारे में, उसके बाद लिख दिया अपन ने फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी का। दोनों इंपॉर्टेंट है और मिला जुला के पूछा जा सकता है। फिर बताई हुई है सेक्शन 40 में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सबसाइड कुछ तो अथॉरिटी है, सुपर साइड, सॉरी ठीक है, सुप्रीसाइड। ठीक है, देखेंगे क्या बोल रहे हैं इसमें। सेक्शन 40 है, रीड ओनली वाला ही है। फिर है रेफरेंस, नहीं ऊपर वाला रीड नहीं, नीचे वाला रीड ओनली है। रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट एंड लिमिटेशन, सेक्शन 42 एंड 43 की बात कर रहे हैं। ऊपर वाला मतलब ऐसा है कि पढ़ लेना है सिर्फ एक बार, बाकी कुछ ना स्टार मार्क्ड है ना इंपॉर्टेंट है।
दूसरी चीज़ें भी है बहुत सारी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेज रूल्स हैं और सेज टू बी पोर्ट एयरपोर्ट और उस सब के लिए रिलेटेड, तो वो भी रीड ओनली वाला है। जो इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से एकदम पकड़ के चलेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से समझेंगे। और ठीक है, अपन ने इस 5 मिनट में डिस्कस कर लिया पूरी वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है 2005 का, शॉर्ट में सेज बोलते हैं। तो अपन से इस वीडियो में मतलब आगे कंटिन्यू जब भी मैं करूंगा तो सेज के नाम से ही अपन इसको देखेंगे। सेज आर ग्रोथ इंजन्स that can boost manufacturing argument, exports and generate employment. The SEZ requires special fiscal and regulatory regime in order to impart a hassle-free operational income encompassing the state of the art infrastructure and support services. Any private, public, joint sector or state or its agencies can set SEZ. ठीक है, कोई भी प्राइवेट, पब्लिक, ज्वाइंट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इट्स एजेंसीज भी सेज को सेटअप कर सकती है। ये एक तरीके से ग्रोथ इंजन है टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में थोड़ी सी बढ़ोतरी लाना, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। सेज रिक्वायर स्पेशल फिजिकल एंड रेगुलेटरी रिजाइम। जाहिर सी बात है, इतना अगर ये अलग ही तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो इसके लिए एक अलग फिजिकल और रेगुलेटरी रिजाइम होगा जो इसको रेगुलेट करेगा, इसको संभालेगा। ठीक है, क्यों? टू इम्पोर्ट हैसल फ्री ऑपरेशनल एनकम्पासिंग द स्टेट एंड आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। ठीक है, ताकि उसके ऑपरेशंस में कोई भी दिक्कत नहीं है, वो अच्छे से स्मूथली काम करे, और जिसके लिए उसको बनाया गया है तो वो उसके लिए प्रॉपर मतलब यूटिलाइजेशन हो उसका। एट प्रेजेंट सेज आर लोकेटेड एट सांता क्रूज, महाराष्ट्र में आता है ये, कोचीन केरला, कंडला इज ऑल्सो इन सूरत, अपने इसमें गुजरात में है, और कंडला इन सूरत में भी एक सेज एरिया है। ठीक है, कंडला भी गुजरात में ही है। चेन्नई अपना तमिलनाडु हो गया, विशाखापट्टनम अपना आंध्र प्रदेश, फिर एक और है फल्टा, अब ये कहाँ है पता नहीं, एंड नोएडा। तो ठीक है, यहाँ है अपने सांता क्रूज, कोचिन, कंडला एंड सूरत, चेन्नई, विशाखापट्टनम, फल्टा, वेस्ट बंगाल में है ये। ठीक है, एंड नोएडा अपना उत्तर प्रदेश हो गया इन इंडिया। ठीक है, नोएडा लोगों को लग रहा होगा दिल्ली में होता है, पर नहीं, वो उत्तर प्रदेश में है। डेफिनेशन ऑफ सेज क्या है? डेफिनेशन ऑफ सेज क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन is specially delineated duty free enclave and shall be deemed to be a foreign for the purpose of trade operations and duty and tariff. ठीक है, ऐसे तो उसको इंडिया का ही पार्ट ट्रीट किया जाएगा जब भी, लेकिन उससे कुछ ट्रेड और ऑपरेशंस होगा ना तो उसको डीम्ड टू बी फॉरेन मान लिया जाएगा कि ये बाहर की देश है, मतलब टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ऐसा कब? जब सिर्फ आप ट्रेड ऑपरेशंस कर रहे होगे ना, और ड्यूटीज और टैरिफ के लिए इसको अलग तरीके से डीम्ड टू बी फॉरेन माना जाता है। ड्यूटी फ्री इनक्लेव इसके ऊपर लगता है, मतलब कोई ड्यूटी नहीं लगती, सिंपल। गुड्स एंड सर्विसेज गोइंग इनटू सेज एरिया फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया आर ट्रीटेड। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया समझे? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया जो नॉर्मल अपना इंडियन टेरिटरी है। ठीक है, जो ये अपन ने देखे ना, कंडला, सांता क्रूज और सूरत। मान लो मैंने सूरत से मैंने मान लो अपन भोपाल का एग्जांपल लेते हैं, मध्य प्रदेश में आता है। भोपाल से कुछ चीज अगर सूरत में आ रही है तो उसको डोमेस्टिक टैरिफ से लेके सूरत में भी, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सूरत है, कुछ एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ एरिया है, शायद जो सूरत में रह रहे होंगे उनको शायद पता होगा, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से आगे है यार, ये पूरा दूर है। ठीक है, तो समझते हैं। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया ये हो गया कि वहां से यहाँ सेस के एरिया में आया, are treated as export and goods coming from cess area to into DTA are treated as import। ठीक है, अगर आप अपना मान लो भोपाल से अगर सूरत के वो एरिया में आ रहा है जो कि सेस की तरीके से देखा जा रहा है, तो उसको भोपाल से अगर सूरत में आ रहा है तो उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे, और अगर सूरत से भोपाल जा रहा है तो उसको इंपोर्ट बोलेंगे। सिंपल, वही मैंने जो पहले आपको समझाया ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट यानी कि अपना आप माल मंगवा रहे हो, एक्सपोर्ट यानी कि माल भेज रहे हो। सिंपल, आगे बढ़ेंगे। SEZ units may be set up for manufacturers of goods and rendering of services. SEZ units may be set up for manufacture of goods and rendering of services। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इसको डीम्ड एक्सपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, अपना जो ये है ना डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से आपका सेज एरिया में जा रहा है तो उसको डीम्ड एक्सपोर्ट बोलेंगे, और अगर सेज से डोमेस्टिक एरिया में जा रहा है तो डीम्ड इंपोर्ट बोलेंगे। समझे? और बस यही है। एक ना छोटा सा डिड यू नो करके पॉइंट दिया हुआ है। प्रायर टू द कंसेप्ट ऑफ सेज देयर एग्जिस्टेड अ कॉन्सेप्ट ऑफ EPZ, एक्सपोर्ट प्रपोर्शन जोन्स बोलते हैं इसको।
EPZ were privileged zone with a literal tax and labor laws. EPZ were designed to attract the foreign investors and increase exports. ठीक है, ये उसके लिए ही बनाया था कि उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए और एक्सपोर्ट्स बढ़े. The main difference between EPZ and SEZ is that EPZ is merely an industrial territory but the SEZ is an integrated township. ठीक है, EPZ एक तरीके से इंडस्ट्रियल टेरिटरी था और यहाँ पे अपन ने देखा सेज एक तरीके से अलग टेरिटरी के तौर पे, अलग टाउनशिप के तौर पे, अलग ही एक तरीके से फॉरेन ही मान रहे हैं ना, तो एक अलग टाउन हो गया. तो वैसे इसको ट्रीट किया जा रहा है विद फुल्ली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एडिशन ऑफ बीइंग अ इंडस्ट्रियल टेरिटरी. ठीक है जी, सिंपल है, ज्ञान के लिए दिया हुआ था, ज्ञान अपन ने ले लिया, बहुत आगे बढ़ेंगे. फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेज, तो पढ़ते जाता हूँ. शॉर्ट नोट इसके ऊपर सेपरेटली भी बनती है कई बार, देखते हैं. देखो अगर शॉर्ट नोट सिर्फ इसके ऊपर भी बनती है ना कि राइट हैंड अपना, वैसे डायरेक्टली तो शायद नहीं आएगा, पर ठीक है आ भी सकता है कि अपना ये इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर ऐसा है, सब्जेक्ट ऐसा है कि आ भी सकता है. फंक्शंस और सब्जेक्ट ऑफ सेज, तो उसमें भी आपने अगर सिर्फ ये पूछा होगा तो डेफिनेशन समझानी है, इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत बातचीत लिखनी है और उसके बाद साइलेंट फीचर्स वगैरह भी थोड़ा सा 3-4 जितना मार्क्स हो आंसर का उस हिसाब से थोड़े से 3-4 लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेज, जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, promotion of exports of goods and services, promotion of investment from domestic and foreign sources, creation of employment opportunity, development of infrastructure facilities, maintenance of sovereignty and integrity in India, maintenance of the security of the state, maintenance of friendly relation with foreign states. सिंपल है, पढ़ के ध्यान में रख लेना एक दो बार. चलो एक बार वापस से पढ़ लेते हैं, बहुत इजीली है, बहुत इजी है. शॉर्ट नोट के तौर पे पूछा जा सकता है कई बार. फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ सेज अपन देख रहे थे. जनरेशन ऑफ एडिशनल economic activity, promotion of export of goods and services, promotion of investment from domestic and foreign sources, creation of employment opportunities, development of infrastructure facilities, maintenance of sovereignty and integrity in India, maintenance of the security of the state और maintenance of the friendly relation with foreign state. ठीक है, 8 पॉइंट दिए हुए हैं, ध्यान से समझते हैं. वो तो हो गया अपना पॉइंट, ऊपर से पढ़ने अपन ने. ठीक है जी, आगे देखते हैं. साइलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट दिया हुआ है कुछ कि क्या इसके एक्ट के साइलेंट फीचर्स यानी कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करती है ये. द साइलेंट फीचर ऑफ द सेज एक्ट 2005 आर एज फॉलो. मैटर्स डीलिंग विद सेटिंग अप ऑफ सेज एंड यूनिट्स देयर इन. ठीक है, मैटर्स डीलिंग विद सेटिंग अप ऑफ सेज, सेटअप करने के लिए ये एक्ट काम करता है बेसिकली. मैटर्स डीलिंग विद ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स एंड यूनिट्स इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन सेज, मतलब कैसे आप क्या बोलते हैं, किस बैंकिंग चैनल के थ्रू और कैसे वो काम होगा, पैसे मॉनेटरी टर्म्स में बोला हुआ है, तो कैसे उसमें डील करना है वो भी ये एक्ट बता देता है. ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का मतलब होता है अ ब्रांच ऑफ अ बैंक लोकेटेड इन अ सेज एंड विच हैज ऑब्टेन्ड द परमिशन. ठीक है, ब्रांच है किसी बैंक की जो कि सेज एरिया में है और उसके पास मतलब परमिशन वगैरह तो रहेगी, तो उसको बोला जाएगा ऑफशोर बैंकिंग यूनिट. ठीक है, तो उसके साथ कैसे डील वगैरह करना है उसकी बात कर रहे हैं. तीसरा पॉइंट है सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म. ठीक है, जाहिर सी बात है सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म रहेगा एट जोन लेवल. फिस्कल स्कैनेरियो फॉर डेवलपर्स ऑफ सेज एंड यूनिट्स. फिस्कल स्कैनेरियो का बेसिक मतलब इतना समझो कि एक तरीके से उनके ऊपर पर्टिकुलरली ध्यान दिया जाएगा. ठीक है, और कैसे मतलब फिस्कल का प्रॉपर अर्थ तो हिंदी में नहीं समझा पाऊंगा, पर फिस्कल स्कैनेरियो फॉर डेवलपर्स ऑफ सेज एंड यूनिट्स मतलब जो डेवलपर्स है ना, जो सेज को बना रहे हैं, उनके फायदे की बात हो रही है यहाँ पे. तो उसमें उनका कैसे क्या बोलते क्या काम रहेगा और उनको किस हिसाब से काम करवाना है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे फिक्स करी गई हैं सेज एक्ट में और सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है. पढ़ेंगे आगे क्या बोल रहे हैं. 5वां पॉइंट है प्रोवाइडिंग अथॉरिटी फॉर ईच सेज गारंटिंग देम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. ठीक है, प्रोवाइडिंग अथॉरिटी फॉर ईच सेज, वहाँ पे हर सेज के एरिया में वहाँ पे ग्रांटिंग देम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, ताकि कुछ अगर डिस्प्यूट वगैरह हो या फिर कोई दुविधा हो तो उसको सॉल्व किया जा सके, रिड्रेस किया जा सके. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी हर जगह पे होगी, हर सेज में होगी. 6 पॉइंट सेटिंग अप स्पेशल कोर्ट्स टू इंश्योर faster settlement of cases and speedy investigation in equation to offense committed in cess. ठीक है जी, सिंपल है. आगे देखते हैं ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट. ये सिर्फ पढ़ने वाला है, एक बार पढ़ के खत्म करते हैं. सेस 2005 हैज बीन गिवन ओवरराइडिंग इफेक्ट
As per section 51, the provision of these act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any other than this act. ठीक है, सिंपल है, कोई जरूरत नहीं है लिखने करने की, लिख सको तो लिख लो, याद कर लेना बस कि ये बोला है कि सेस 2005 हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट. ठीक है, as per section 51 of the provision of the act shall have notwithstanding anything inconsistent with the content in any other law फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. मतलब सेज में जो लिख दिया है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट है. मतलब मैंने जो बोल दिया वही, मतलब जो सेज एक्ट में बोला, मैंने नहीं बोला, सेज एक्ट में जो बोला है वही क्या बोलते हैं, सुपीरियर माना जाएगा रेदर देन एनी अदर लॉ. ठीक है, इन फोर्स एंड द इंस्ट्रूमेंटल हैविंग इफेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ एनी अदर देन दिस एक्ट. ठीक है जी, सिंपल. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेज सेक्शन 3 है, इसकी बात कर रहा हूँ और इंपॉर्टेंट है. इसमें बेसिकली प्रोसीजर बताया हुआ है फॉर सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन. सेक्शन 3 स्टार्ट करते हैं. इसका देखो, अब ये वाले जो सेक्शन है ना, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. जहां नहीं लगेगा तो मैं आपको बोल दूंगा सामने से कि ये वाले सेक्शन नहीं याद रखोगे तो चलेगा. यहाँ पे अभी अपन देख रहे हैं प्रोसीजर फॉर सेटिंग अप ऑफ इकोनॉमिक जोन. सेक्शन 3 इसकी बात कर रहा है, देखते हैं. पहला है, the central government, state government or any other person jointly or severally may establish a special economic zone. Any person who intends to set up a SEZ may make a proposal to the state government concerned for the purpose of setting up a SEZ. ठीक है, सबसे पहले तो आपने स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से वो लेनी है. ठीक है, बताया हुआ है पहले पॉइंट में, सिर्फ ये बताया हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन ज्वाइंटली और सेवरली मे एस्टैब्लिश स्पेशल इकोनॉमिक जोन. एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू सेट अप टू सेज may make a proposal to the state government concerned for the purpose of setting up of the SEZ. A person who intends to set up SEZ may make a proposal directly to the board for the purpose of setting up the SEZ. In cases where the proposal has been received directly from a person, the board may grant approval, and after receipt in such approval, the person concerned is required to obtain the concurrence of the state government within the prescribed time. A state government can also set up the SEZ. It should identify the area of SEZ and forward the proposal directly to the board of approval for setting up the SEZ. However, the central government has been empowered to set up and notify the SEZ without consulting the state government concerned, without referring the proposal of the to the board. सिंपल है जी, सर पढ़ते जा रहा हूँ और आप भी पढ़ोगे तो सिंपल आ जाएगा. बहुत आसानी से आसान शब्दों में लिखा हुआ है, पढ़ के समझ में आ जाएगा. पांचवा, every proposal shall be made in prescribed form and in prescribed manner. If the state government receives the proposal for setting up a SEZ, if the state government receives the proposal of setting up a SEZ, it should be forward the proposal together with its recommendations to the board of approval within the specified time. ठीक है, सिंपल ही है. देखो, अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास मतलब ऐसा कोई प्रपोजल आता है, रिसीव द प्रपोजल ऑफ सेटिंग अप द सेज कि हाँ हम कर सकते हैं, इट हैज टू फॉरवर्ड द प्रपोजल टुगेदर विद द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ अप्रूवल विद द स्पेसिफाइड टाइम. आपको मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भी अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड से. 7th पॉइंट, द बोर्ड ऑफ अप्रूवल में either approve the proposal or approve the proposal subject to the such terms and condition as it deems fit. It can also modify or reject the proposal. 8th point, the central government may prescribe the following requirement for establishment of the SEZ. पहला पॉइंट है उसके अंदर, द मिनिमम एरिया ऑन लैंड एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द बोर्ड में अप्रूव, मॉडिफाई और रिजेक्ट एनी प्रपोजल. ठीक है जी, मतलब कितना एरिया देना है, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे देना है, बोर्ड अप्रूव कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो सारी चीजें देखी जाएंगी. उसको वो मॉडिफाई भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है. दूसरा पॉइंट है इसमें, द टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द डेवलपर शेल अंडरटेक द ऑथराइज्ड ऑपरेशन एंड इज ऑब्लिगेशन एंड एंटाइटलमेंट. ठीक है, जो डेवलपर होगा सेज बनाने वाला, उसको क्या ऑब्लिगेशंस फॉलो करने हैं, क्या ऑपरेशंस किस तरीके से वो कर सकता है, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकता है. 9th पॉइंट देखते हैं, इफ द बोर्ड अप्रूव्स द प्रपोजल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, इट शैल कम्युनिकेट द सेम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर बोर्ड को कोई मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है, उसने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाया उसमें, जो भी उसके एप्लीकेशन आई होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देगा. और इफ इट अप्रूव्ड if it approves the proposal with modification, it shall communicate to the same to the person or the state government concerned. If the modification are accepted by the person or state government, the board of approval shall communicate the approval of the central. ठीक है, ये वाले पॉइंट में ऐसा बोला हुआ है कि अगर बोर्ड को ऐसा लगता है कि नहीं यार इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो वो मॉडिफिकेशन कर सकता है. फिर जब वो मॉडिफिकेशन करने वाला होगा ना,
मतलब खुद से तो करेगा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को भी बताएगा, जो पर्सन डेवलपर रहेगा उसको भी बताएगा। तो अगर वो लोग सहमत हो जाते हैं कि हाँ भैया आप जो मॉडिफिकेशन कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, फिर वही वापस प्रोसीजर चालू हो जाएगा, वो फिर अपना सेंट्रल गवर्नमेंट तक चली जाएगी। अब देखो 3 चीजें हैं इसके अंदर। अब तीसरी आ गई, इफ इट रिजेक्ट्स द प्रपोजल। पहला था कि बिना किसी उसके अपने अप्रूव कर दिया, दूसरे में मॉडिफाई किया, तीसरे में सीधा रिजेक्ट ही कर दिया कि भैया तू लायक ही नहीं है। इफ इट रिजेक्ट्स द प्रपोजल इट शैल रिकॉर्ड द रीजन देयर ऑफ and communicate the rejection for the purpose to this person or the state government concerned. 10वां पॉइंट है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट शेल ऑन रिसीप्ट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द 10th पॉइंट देख रहे हैं अभी अपन ऐसा ना, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल on receipt of communication from the board of approval grant within prescribed time a letter of approval on such terms and condition and obligation and entitlement as approved by the board of approval to the person or the state government concerned. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को लगा ऑन द रिसीप्ट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ अप्रूवल कि इस टाइम गिवन, हाँ ठीक है, अ लेटर ऑफ अप्रूवल ऑफ सच टर्म्स एंड कंडीशन एंड ऑब्लिगेशन एंड एंटाइटलमेंट एज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ अप्रूवल टू द पर्सन और द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सारा चीजें बतानी पड़ेगी, और अगर ऐसा लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बोर्ड ने तो बता दिया, मेरे को भी कुछ एडिशन करना है, तो वो भी कर सकता है। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल ऑफ द बोर्ड अप्रूव मोर देन 1 डेवलपर्स इन 1 सेस। क्या बात है, देखो एक सेस के अंदर एक डेवलपर से ज्यादा भी डेवलपर हो सकते हैं, इन केस वेयर 1 डेवलपर डज नॉट हैव इन हिज पोजेशन द मिनिमम एरिया। ठीक है, हर सेस के लिए मिनिमम एरिया अपन ने बात करी, एरिया डिसाइडेड होता है। अब वो पोर्शन पे वो मतलब मिनिमम एरिया मान लो इतना स्क्वायर फीट है, ठीक है, ये गोले के अंदर है, पर जो वो दूसरा मतलब एक अप्रूवल जिसको मिली है उसको सिर्फ इतना ही मिल रहा है। ठीक है, ये सर्कल है, इसको उतना, इसको मिल गया। अब ये जो बाकी का बचा यहाँ वाला पोर्शन है ना, उसके लिए दूसरा डेवलपर भी रखा जा सकता है, उसको भी मतलब वो करा जा सकता है, अप्रूव किया जा सकता है, जो कंडीशंस फुलफिल करेगा उसको। ठीक है, देखो क्या बोला, हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन द बेसिस ऑफ द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड अप्रूव मोर देन 1 डेवलपर इन 1 सेस in case where the developer does not have in his possession the minimum area of the contiguous land as may be prescribed for setting up a SEZ. In all such cases each developer is considered as a developer in respect of the land in his possession. ठीक है जी, सिंपल, जितनी उस जमीन के ऊपर मतलब देखो उसके हक में जितनी जमीन होगी उसको डेवलपर घोषित कर देंगे। Any person or a state government, 11th point है, any person or the state government who intends to provide any infrastructure facilities in the identified area or undertaken any authorized operation may, after entering into an agreement with the developers, make a proposal for the same to the board of approval for its approval. ठीक है जी, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास आपको जाना पड़ेगा अगर आपको उस एरिया में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो अग्रीमेंट के बेसिस पे होगा सारा कुछ डेवलपर के साथ। 12th point, every such person or state government who proposes has been approved by the board and who or which has been granted letter of approval by the central government shall be considered as a co-developer of the special economic zone. ठीक है जी, ऐसा बोला है कि कोई भी व्यक्ति या स्टेट गवर्नमेंट whose approval has been approved by the board and who or which has been granted letter of approval by the central government, जिसको क्या बोलते बोर्ड ऑफ का तो अप्रूवल मिला ही है और उसके बाद लेटर ऑफ अप्रूवल मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी, शैल बी कंसिडर्ड एज अ को डेवलपर, मतलब एक डेवलपर के साथ साथ को डेवलपर भी हो सकते हैं ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सिंपल इतनी बात बोली है। पूरा प्रोसीजर एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति या ज्वाइंटली या सेवरली सेस बना सकता है। एनी पर्सन जिसको भी बनानी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से हाँ ठीक है, टाइम प्रिस्क्राइब टाइम रहेगा, उसके अंदर आप अपना प्रपोजल लेके जा सकते हो सेटअप करने के लिए। और उसके बाद देखा था अपन ने डायरेक्टली आप जा सकते हैं बोर्ड के पास से और उससे अप्रूवल ले सकते हैं। सारी चीज बातचीत आपको क्लियर रखनी पड़ेगी, विद इन प्रिस्क्राइब टाइम में करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो भी सेस बना सकता है। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कुछ लगेगा कि कुछ इसमें चेंजेस होने चाहिए ऐसा कुछ, तो वो भी उसमें कंसल्ट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्म और प्रिस्क्राइब मैनर में करना है। स्टेट गवर्नमेंट रिसीव्स द प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ सेस, तो अगर उसको लगता है प्रपोजल उसको लेना है तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल से भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी स्पेसिफाइड टाइम के अंदर। उसको भी एक तरीके से मतलब अदर पर्सन की तरीके से देखा जा रहा है। द बोर्ड ऑफ अप्रूवल में इधर प्रपोज्ड ठीक है
वो अब मतलब अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, और ये बात अपन ने देखी, रिजेक्ट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, अप्रूव भी कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी पावर है कि उसको अगर कुछ लगता है कि हाँ भैया इतना मिनिमम एरिया इसको मिलना चाहिए और किस कंडीशंस पे मिलना चाहिए, वो भी मॉडिफाई कर सकता है, अप्रूव कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है। टर्म्स एंड कंडीशंस डेवलपर्स के लिए भी वो डिसाइड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर बोर्ड ऑफ अप्रूवल में देखा अपन ने कि मॉडिफिकेशन कर सकती हैं, विदाउट मॉडिफिकेशन भी कर सकती हैं और रिजेक्ट भी कर सकती हैं। फिर देखा अपन ने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन बोर्ड ऑफ अप्रूवल, ठीक है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाँ भैया ये बराबर है सब कुछ, और लेटर ऑफ अप्रूवल मिल गया कंडीशंस के ऊपर, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, तो ऑब्लिगेशंस एंड एंटाइटलमेंट्स भी वो डिसाइड कर सकती है। और ये सारी सेम पेज पे ही चल रही है बातें, काफ़ी कई पॉइंट ऐसे लग रहे हैं जो रिपीट है, तो वो अपन क्या बोलते हैं अभी समझने पर्पज़ के लिए तो जाने देते हैं, बाकी आप अपना एग्जाम पर्पज़ में तो सारा कुछ ही लिख कर आना। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज बेसिस ऑफ अप्रूवल, ठीक है, डेवलपर, ठीक है, मिनिमम एरिया के ऊपर अगर वो नहीं होता है कोई डेवलपर, अपन ने बात करी, तो वो दूसरा डेवलपर भी लाया जा सकता है अप्रूवल के बेसिस पे। फिर एनी पर्सन और स्टेट गवर्नमेंट हु इंटेंड्स टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, तो आपको क्या बोलते हैं पहले बताना पड़ेगा ऑपरेशंस करने से पहले, और डेवलपर्स और वो सबको आपको अग्रीमेंट के बेसिस पे होगा, बोर्ड ऑफ अप्रूवल लेना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ अप्रूवल फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर कुछ लगेगा चेंजेस वगैरह तो वही चीज़ है कि वो कर सकती है। और को डेवलपर भी रखे जा सकते हैं अगर अप्रूव्ड होता है और लेटर ऑफ अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी मिलता है तो, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट आंसर अपन ने देख लिए। अब उसके बाद थोड़ा सा अब ये है कि हाँ ये 2 पेज अपन ने सिर्फ ऐसे ही निकालने, तो फटाफट से इसको देखते हैं। सेक्शन 4, 5, 6 एंड 7 रीड ओनली है पूरा पेज, एक बार फटाफट से गो थ्रू करते हैं क्या बोल रहे हैं। Establishment, approval and authorization to operate special economic zone, section 4. After the grant of the letter of approval, the developer has to submit the exact particular of the identified area to the central government. Central government, after satisfying that the specified requirement are fulfilled, notify the specifically identified area in the states and special economic zone. However, the central government has been empowered to notify any additional area as a part of the special economic zone. ठीक है जी, सिंपल है। गाइडलाइंस फॉर नोटिफाइंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेक्शन 5 की बात कर रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाइल नोटिफाइंग एनी एरिया एज अ सेज और एन एरिया टू बी इंक्लूडेड इन द सेज एंड इन डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन अंडर द एक्ट शैल बी गाइडेड बाय द फॉलोइंग: जनरेशन ऑफ एडिशन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज, promotion of investment from domestic and foreign sources, creation of employment opportunities, development of infrastructure facilities, maintenance of sovereignty and integrity of India, maintenance of security and security of the state, maintenance of friendly relation with the foreign country. ठीक है जी, foreign states। आगे है सेक्शन 6, the processing and non processing areas। क्या होता है अब ये? the areas falling into within the CEZ may be demarcated by the central government or any specific authority। ठीक है, कोई भी एरिया जो सेज के अंदर आ रहा है ना, तो उसको डिमार्क किया जा सकता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्पेसिफाइड अथॉरिटी एज द प्रोसेसिंग एरिया फॉर सेटिंग अप यूनिट फॉर एक्टिविटीज बीइंग द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। द प्रोसेसिंग एरियाज, ठीक है, जो सेज के अंदर प्रोसेसिंग एरियाज मतलब वो जो कि मैन्युफैक्चर्स कर रहे हैं गुड्स को और सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं वो। द एरिया एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रेडिंग एंड वेयर हाउसिंग प्रोसेस, ठीक है, जो वो एरिया है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ ट्रेडिंग और वेयर हाउस पर्पज के लिए ही है, तो उसको भी इसमें लिया जाएगा। द एरिया फॉलिंग विद इन द सेज में बी डिमार्केटेड बाय द, ठीक है। तीसरा पॉइंट है द नॉन प्रोसेसिंग एरिया फॉर एक्टिविटी अदर देन दो स्पेसिफाइड अंडर ए और बी अबव, ठीक है, तो उसको नॉन प्रोसेसिंग एरिया के तौर पे घोषित कर देंगे। सिंपल है, कोई ये एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 6 अपन ने देखा। अब देख रहे हैं सेक्शन 7, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, ड्यूटीज और सेस, पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एनी गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट और इम्पोर्ट इनटू और प्रोक्योर्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया बाय अ यूनिट और डेवलपर्स इन अ सेस shall be exempt from the payment of taxes, duties or cess under all enactments specified in the first schedule. The enactment specified in the first schedule generally relates to levy on payment of the cess. However, such exemption is subject to terms and condition and limitation as may be prescribed. मैंने कहा ना वो limitation के ऊपर या कुछ terms and conditions पे आपको exemption वगैरह मिलता है। ठीक है, अब एक गाइडलाइन, एक अपना समरी के फॉर्म में दिया हुआ है सेटिंग अप ऑफ कैसे हो सकती है पूरी सेस। पढ़ता जाता हूँ, देखो। सेटिंग अप ऑफ सेस proposed by person
होगा तो कैसे होगा, प्रपोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट होगा तो कैसे होगा, प्रपोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होगा तो कैसे होगा। तो भाई पहले उल्टा देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर होता है ना तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा तो सेटिंग अप द सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट सीजी एंड बोर्ड कंसल्टेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी के भी अप्रूवल की, वो खुद के बेसिस पे कर सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट लाई तो स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड एरिया एंड प्रपोज्ड बोर्ड, ठीक है, मतलब आपको स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड एरिया एंड प्रपोज्ड बोर्ड के पास से होके जाना पड़ेगा। या तो वो लोग एक्सेप्ट विथ मॉडिफिकेशन करेंगे, या तो एक्सेप्ट विदाउट मॉडिफिकेशन करेंगे, या फिर रिजेक्ट कर देंगे, तीनों प्रोसेस अपन की वो फॉलो करेंगे। तो अगर एक्सेप्ट विदाउट मॉडिफिकेशन हो जाता है तो फिर बोर्ड विद इन्फॉर्म सीजी को बताएंगे, सीजी इशू लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू कर देगा, और फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो भी पर्सन रहेगा विल नाउ बी ट्रीटेड एज अ को डेवलपर की तरीके से उसको देखा जाएगा। और अगर विद मॉडिफिकेशन के थ्रू होता है तो फिर वो लोग बताएंगे अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट वो मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट करेगा, फिर वापस से वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलेगा, और उसके बाद वो को डेवलपर की तरह से मान लिए जाएंगे। अगर रिजेक्ट कर लिया तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा राइटिंग में कि क्यों रिजेक्ट किया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना भी पड़ेगा। अभी देखते हैं प्रपोज बाय पर्सन, यानी कि ये क्या बोलते हैं, डेवलपर कंपनी या ऐसे कुछ हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो, पर्सन आइडेंटिफाइड द एरिया एंड मेक अ प्रपोजल ईदर टू स्टेट गवर्नमेंट और बोर्ड। ये अब जो भी पर्सन है ना वो दो व्यक्तियों के पास जा सकता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाए या फिर बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जाए, मतलब बोर्ड के पास चला जाए आफ्टर एक्सेप्टेंस कंसर्न ऑफ सीजी ऑल्सो नीडेड, ठीक है। यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायर्ड रहेगी कंसर्न। अब अगर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन बोर्ड रिकमेंडेशन लेगी, और उसके बाद अपना वही होगा कि अपना वो या तो एक्सेप्ट करेगी विदाउट मॉडिफिकेशन रिजेक्ट, वापस से फिर वही चीजें फॉलो होंगी। विदाउट मॉडिफिकेशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, फिर को डेवलपर की तरह उसको घोषित कर देंगे। मॉडिफिकेशन है तो फिर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या पर्सन को पूछी जाएगी कि अपनी मॉडिफिकेशन हमने करवानी है, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वापस से वही सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलेगा, और को डेवलपर वो लोग घोषित कर ले जाएंगे। रिजेक्ट हो गई तो फिर अपना रिकॉर्ड इन राइटिंग, और उस पर्सन को भी बता देंगे कि हाँ भैया तेरी इस गलती की वजह से तेरे को अब ये नहीं मिलेगा टर्म। सिंपल है, बहुत ईजी है। अपन ने समझा अब तक क्या क्या होता है, 5, ठीक है। अब अपन देखेंगे बोर्ड ऑफ अप्रूवल। ये अब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, और इसके बाद अभी डेवलपमेंट ऑफ कमिश्नर है, अप्रूवल कमेटी और ये सारी चीजें हैं, तो देखते जाते हैं, खत्म करते जाते हैं फटाफट। बोर्ड ऑफ अप्रूवल देख रहे हैं अभी अपन, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। अगेन इसका देखो सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है पर कंटेंट इंपॉर्टेंट है, तो कंटेंट ध्यान रखना। इसका सेक्शन मतलब इसमें शायद, हाँ रे बाप रे, वेरियस प्रकार के सेक्शंस हैं, मतलब इसके अंदर सेक्शन 8 भी है, सेक्शन 9 भी है, और एक और था सेक्शन 10 भी है मेरे हिसाब से, हाँ सेक्शन 10 भी है, ठीक है। तो इसमें सेक्शन 8, 9, 10 है, तो इसके सेक्शन याद नहीं रखोगे चलेगा, पर कंटेंट ध्यान रखेंगे। बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या बोलती है, ठीक है। अपन देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल, देख रहे हैं, पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल कैसे होगा। सेक्शन 8 में इसकी बात करिए, एम्पावर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट बाय नोटिफिकेशन द बोर्ड ऑफ अप्रूवल विद इन 15 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल का। सेक्शन 8 इसकी बात कर रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया है टू कॉन्स्टिट्यूट बाय नोटिफिकेशन द बोर्ड ऑफ अप्रूवल विद इन 15 डेज बाय द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। जब से वो एक्ट, कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट जब से आप वो कर रहे होगे तो आपको 15 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ अप्रूवल मिल जाएगा। पर अपन ने पीछे तो देखा कि अपने को कोई जरूरत नहीं है बोर्ड ऑफ अप्रूवल की। अच्छा ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो बोर्ड ऑफ अप्रूवल दे सकता है 15 दिन के अंदर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, अगर किसको भी अगर वो करना होगा तो। फिर ड्यूटीज और पावर्स की बात करिए एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ अप्रूवल। सेक्शन 9 कास्ट अपॉन द बोर्ड ऑफ ड्यूटी टू प्रमोट एंड इंश्योर ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द सेज, बजने दो सीटी, बजने दो पहले, हाँ, ड्यूटीज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ अप्रूवल सेक्शन 9 में इसकी बात करी है, कास्ट अपॉन द बोर्ड ऑफ द ड्यूटी टू प्रमोट एंड इंश्योर ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द सेज। The powers and function of the board inter alia includes granting of approval or rejecting proposal or modify such proposal for the establishment of the cess.
ग्रांटिंग अप्रूवल ऑफ ऑथराइज्ड ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट इन द सेस, कैसे आप मतलब क्या ऑपरेशन कर सकते हो वो भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा और सेस के पास से। ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल टू द डेवलपर और यूनिट्स फॉर फॉरेन कोलैबोरेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। अगर कोई एफडीआई भी बनाना चाहे ना तो वो भी कर सकता है, फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ भी करा जा सकता है, डेवलपर तो कर ही सकता है, पर उसको भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। चौथा, granting of approval or rejecting proposal for the providing infrastructure facilities in a special economic zone and modify such proposal। अगर कोई ऐसा आती है चीज कि हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्रिएट करनी है, डेवलप करनी है, तो उसमें आपको यहाँ तो अब देखो वो अप्रूवल तो लेना ही है सबके लिए, तो अब वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर अप्रूवल हो गया तो फिर अप्रूवल भी दे सकते हैं। भाई साहब कितनी सीढ़ी लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रांटिंग अ लाइसेंस to an industrial undertaking if such undertaking is established as a whole or part thereof or proposed to be established in a cess। ठीक है जी, अगर पूरी तरीके से हो रहा है, पूरी तरीके से वो लोग लाइसेंस इशू कर सकते हैं to an industrial undertaking if such undertaking is established as a whole or in part of thereof or proposed to be established in a cess। आगे, सस्पेंशन ऑफ द लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांटेड टू अ डेवलपर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर अंडर द एक्ट, मतलब सस्पेंड भी वो लोग कर सकते हैं अगर उनको लगेगा सही तो। जी पॉइंट है डिस्पोजिंग ऑफ अपील प्रिफर्ड अंडर द एक्ट। एच पॉइंट है परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड असाइन्ड बाय इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो जी पॉइंट में बोला था डिस्पोजिंग ऑफ अपील प्रिफर्ड अंडर द एक्ट, ठीक है, अपील वाला आंसर अभी अपन आगे देखने वाले हैं तो वहां पे इसकी बात करेंगे। बाकी अपन ने फंक्शंस और पावर्स देख लिए बोर्ड के क्या क्या पावर्स हैं उसके पास। सिंपल है। आगे देख रहे हैं सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 है सस्पेंशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल एंड ट्रांसफर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन सर्टन केसेस। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल एंड ट्रांसफर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखो क्या बोल रहे हैं, सेक्शन 10 empowers the board to suspend the letter of approval granted to the suspend का मतलब होता है कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। empowers the board to suspend the letter of approval granted to the developers for a whole or a part of his area established as a special economic zone for a period not exceeding 1 year and appoint an administrator to discharge the function of the developer in accordance with the terms and condition of the letter of approval and manage the special economic zone accordingly। सेक्शन 10 बोर्ड को यह अधिकार देता है कि अगर उन्हें लगेगा तो वो लोग किसी भी सेस एरिया को डेवलपर को सस्पेंड कर सकते हैं। मिनिमम मतलब मैक्सिमम पीरियड रहेगा वो 1 साल तक के लिए। हाँ देखो क्या बोला, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, कि तुम्हारे भैया ऐसी हरकतें हैं कि तुम्हें अब 1 साल के लिए तो हम सेस के तरीके से वापस काम करने नहीं देंगे। तो उसके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट किया जा सकता है कि सारी चीजें उसके देखी जाए कि कोई वो अपना सस्पेंड करने के बाद भी कोई एक्टिविटी तो ऐसी नहीं कर रहा। तो डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द डेवलपर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी लेटर ऑफ अप्रूवल में बोला गया होगा वो डिस्चार्ज करेंगे, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी सेल्स के लिए करनी होगी ना वो फॉलो नहीं करने देंगे। सिंपल। द सस्पेंशन मे बी ऑर्डर्ड बाय द बोर्ड इफ इन द ओपिनियन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एक्सिस्ट। ठीक है, कब आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा? द डेवलपर इज अनेबल टू डिस्चार्ज द फंक्शन और परफॉर्म द ड्यूटीज इम्पोज्ड टू हिम। ठीक है, मतलब वो कोई जो भी उसको फंक्शंस बोले गए थे डेवलपर को वो नहीं कर पा रहा तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। द डेवलपर हैज प्रेजेंटली डिफॉल्टेड इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड। ठीक है, कुछ उसने डिफॉल्ट कर दिया, करने थे नहीं करे और गलत तरीके से कर दिया ऐसा कुछ। तीसरा, द डेवलपर हैज वायलेटेड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लेटर। ठीक है, कुछ कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द डेवलपर इज सच that he is unable to fully and efficiently discharge the duties and obligation imposed on him by the letter of approval। ठीक है भैया, उसकी बैंक करप्सी वाला आ गया यहाँ पे पॉइंट। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो जो उसको बोला गया था कि टर्म्स एंड कंडीशन में कि तू ये करना सेज अगर तेरे को मिलेगा तो वो नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से उसको सस्पेंड किया जा सकता है कि हाँ भैया अभी तू पहले नॉर्मल काम कर ले अपना, उससे कमा ले, उसके बाद वापस आएगा तो चलेगा। और अगर देखो इसमें ऐसा भी होता है कि अगर वो नहीं कर पाए फुलफिल तो फिर उसको परमानेंटली भी कहा ना कि सस्पेंड होलली और पार्ट ऑफ एरिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो एरिया के बेसिस पे बोला हुआ है कि पूरे के पूरे एरिया के लिए भी सस्पेंड किया जा सकता है या फिर पर्टिकुलर एरिया के लिए भी सस्पेंड किया जा सकता है कि मतलब देखो एक एरिया डेवलपर को मिल गया, अब इतना एरिया के लिए तेरे को सस्पेंड किया जाता है, इतना एरिया तेरे पास अब भी है, इसमें काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल।
हाउएवर वाले में देखो क्या बोला हुआ है, हाउएवर नो लेटर ऑफ अप्रूवल कैन बी सस्पेंडेड अनलेस द बोर्ड हैज गिवन टू द डेवलपर नॉट लेस देन 3 मंथ नोटिस। ठीक है भैया, आपको पहले 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ तूने सस्पेंड कर देंगे तेरे को। इन राइटिंग में देना पड़ेगा, स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑन विच इट possesses द सस्पेंड लेटर ऑफ अप्रूवल एंड हिज कंसिडर्ड एनी cause shown by the developers within the period of this notice against the proposed suspension। ठीक है, वो लोग अपना शो कॉज नोटिस भी दे सकते हैं कि भैया आपने बोल तो दिया पर हमारे पास भी कुछ कुछ तर्क हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। It has been further provided that the board may, instead of suspending the letter of approval, permit to the remain in force subject to such further terms and condition as it thinks fit to be imposed। ठीक है, अब वो वैलिड लगे और लगा कि हाँ भैया ठीक है जेन्युइन है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई इकोनॉमी के लिए कि वो भी अपना काम नहीं कर पाए प्रॉपरली, जैसे कोविड के टाइम पे काफ़ी वैसा हुआ था। तो मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो वो लोग फिर और टर्म्स एंड कंडीशन दे सकते हैं कि हाँ भैया ठीक है चलते को इतना टाइम और दे रहे हैं, कर ले, और अगर वो कर लिया तो फिर आपको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। सिंपल। ठीक है जी, ये वाला आंसर अपन ने खत्म किया, सिंपल और इंपॉर्टेंट आंसर है। सबसे पहले अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ अप्रूवल की देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, विद इन 15 डेज बोर्ड ऑफ अप्रूवल ले सकते हैं आप वहाँ से। और ड्यूटीज एंड पावर्स देखी बोर्ड ऑफ अप्रूवल की सेक्शन 9 में, जिसमें अपन ने सारी पावर्स के बारे में डिस्कस किया। फिर सस्पेंशन ऑफ लेटर के बारे में अपन ने पढ़ा सेक्शन 10 में। फिर अपन ने उसकी वो देखी क्या चीज़ होती है ये, और उसके बाद अपन ने किस कारणवश आपको सस्पेंशन किया जा सकता है वो पढ़ा। और उसके बाद हाउएवर वाले पॉइंट में अपन ने लास्ट में ये देखा कि अगर क्या बोलते 3 महीने का शोकॉज नोटिस देना पड़ेगा, और अगर ऐसा लगा कि हाँ भैया जेन्युइन है तो फिर आपको फर्दर टाइम एक्सटेंशन भी मिल सकता है और सस्पेंड नहीं भी किया जा सकता है। और टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे आपको फिर डिसाइड करेंगे कि हाँ भैया कोई अपना आपको अगर सस्पेंड नहीं कर रहे हैं तो तुम्हें ये सब फॉलो करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, एक और स्टार मार्क्ड आंसर है डेवलपमेंट कमिश्नर। क्या बोल रहे हैं अब इसमें, अपॉइंटमेंट ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर सेक्शन 11 की बात करें। देखो सारे बहुत इजी हैं सारे सेक्शंस ना, लाइन वाइज दिए हुए हैं। अभी देखा 8 9 10 11, उससे पहले अपन ने 5 6 7 देखे थे लाइन में, और 4 5 6, उसके पहले 3 थर्ड पॉइंट देखा था, सेक्शन 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10। अभी अपन देख रहे हैं सेक्शन 11, देखेंगे आगे भी क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 11 12 तो दोनों इसी में ही है। फिर सेक्शन 13 है, 14 है, 15 है, भैया सब कुछ लाइन में, 16 सब बराबर। चलो डेवलपमेंट कमिश्नर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अपॉइंटमेंट ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर करेगा क्या ये बंदा। सेक्शन 11 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट द डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर वन और मोर स्पेसिफिक special economic zone and such officers and other employees as it considered necessary to assist every development commissioner. It also contains provisionary for salary and allowance and other terms and conditions for service in respect of leave, pension, provident fund and other matters of the development commissioners, officers and other employees. Simple. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि डेवलपमेंट कमिश्नर को अपॉइंट कर सकता है एक या एक से ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। एंड सच ऑफिसर वो क्या करेगा कि इट कंसिडर नेसेसरी टू असिस्ट एवरी डेवलपर कमिश्नर। इट ऑल्सो कंटेन्स प्रोविजन, ठीक है, सैलरी वगैरह के अलाउंस के बेसिस पे उसको रखा जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस उसके ऊपर भी रहेंगी, सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव, पेंशन फंड, ठीक है, जो उसकी बात करी हुई है, सिंपल है। अब फंक्शंस क्या हुए हैं, फंक्शंस क्या बोले हैं डेवलपमेंट कमिश्नर के, सेक्शन 12 में बात कर रहे हैं। सेक्शन 12 डील्स with the functions of the development commissioner, requires every development commissioner to take steps in order to discharge his functions to ensure speedy development and of the special economic zone and promotion of the exports thereof। ठीक है, एक डेवलपमेंट कमिश्नर एक तरीके से हायर अथॉरिटी हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद कि वो अपॉइंट कर सकता है चीज़ें, वो मतलब लोगों के ऊपर डिस्चार्ज कर सकता है कि हाँ भैया तेरे को ये सारी कंडीशंस फुलफिल करनी है। और जैसे कमिश्नर का कैसे काम होता है, पुलिस का कैसे काम होता है कि हाँ उसको सारे काम करवाने हैं। अब सॉरी पुलिस का नहीं, पर एक मैनेजर का जैसे काम होता है ना वैसा, पुलिस गलत बोला यार, सही सॉरी, ठीक है। तो ताकि उससे स्पीडी डेवलपमेंट आए सेस के अंदर, तो वो सारी चीज़ें करनी है, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट देयर ऑफ, तो वो सारी चीज़ें देखनी है। अब फंक्शंस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर्स क्या बोल रहे हैं, गाइड द एंटरप्रेन्योर्स फॉर सेटिंग अप ऑफ द यूनिट इन सेस, इंश्योर एंड सुटेबल एक्शन स्टेप्स फॉर इफेक्टिव प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेस, ensure proper coordination with the central government and state government department concerned or agencies with respect to or for above purpose, monitor the performance of the developer and the unit in cess, discharge such other function as may be assigned to it by the central government, simple है जी, or any other functions as may be designated to him by the board of approval। ठीक है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर अप्रूवल, बोर्ड ऑफ अप्रूवल, उसके बाद डेजिग्नेटेड कमिश्नर। ये अभी वो है टाइम फ्रेम, मतलब अपना हायरार्की समझ में आ रही है।
ठीक है। अब फंक्शंस में अपन ने देखा एंटरप्रेन्योर को गाइड करना, इफेक्टिव प्रमोशन करना, कोऑर्डिनेशन करना सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और सारी चीज़ें डिस्क्लोज करना, मॉनिटर द परफॉर्मेंस, असाइन कि अपना सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है आपको कि हाँ भैया देखो हमारे मतलब मेरे अपॉइंटमेंट में ये सारी चीज़ें बराबर हो रही हैं और सेस एकदम बराबर बढ़िया चल रहा है। अदर फंक्शंस एज में बी डेलीगेटेड टू द अथॉरिटी कमिश्नर, मतलब डेवलपमेंट कमिश्नर को जो भी डेलीगेट की जाएंगी अथॉरिटी बाय द बोर्ड ऑफ अप्रूवल, तो वो सब उसको करनी पड़ेंगी। ठीक है, एक और अपन ने इंपॉर्टेंट आंसर खत्म किया। आगे देखते हैं अप्रूवल कमेटी क्या है। अभी अपन ने देखा डेवलपमेंट कमिश्नर और बोर्ड ऑफ कमेटी और ये सब अपन ने पढ़ी। अब एक और है अप्रूवल कमेटी। ये मेरे हिसाब से वही है अपनी, मेरे हिसाब से तो कि अप्रूवल देती है बोर्ड ऑफ अप्रूवल, और ये सारी चीजें वही सिमिलर पेज पे ही चल रही हैं। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सेक्शन 13 और 14 का रेफरेंस दिया हुआ है, अप्रूवल कमेटी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी अपन। सेक्शन 13 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी। अच्छा ठीक है, ये अलग ही है। कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी फॉर एवरी सेस टू कॉल्ड द अप्रूवल कमिटी। सेक्शन 14 empowers every approval committee to discharge the function and exercise the power in respect of the following matters। ठीक है, डायरेक्टली इसके फंक्शंस दे दिए। और सेक्शन 13 में ये बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है कमेटी हर सेस के लिए एज अपना अप्रूवल कमेटी के तौर पे। सेक्शन 14 बात कर रहा है एम्पावर एवरी अप्रूवल कमेटी टू डिस्चार्ज द फंक्शंस एंड एक्सरसाइज द पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। A to G के इसके अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं, पढ़ते जाते हैं। अप्रूव the import or procurement of goods from domestic tariff area for carrying the authorized operation by the developer in the cess। ठीक है, कैसे आप मतलब एक तरीके से इंपोर्ट को अप्रूव कर रहा है, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिफ एरिया फॉर कैरिंग द ऑथराइज्ड ऑपरेशन बाय द डेवलपर्स इन द सेस। कैसे काम करना है आपने, और डीटीए से अगर कोई गुड्स आया है तो उसके अप्रूवल वगैरह की बात हो रही है मेनली। तो बी पॉइंट में बोला है अप्रूवल प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिफ एरिया फॉर कैरिंग ऑन द ऑथराइजेशन ऑपरेशन बाय द डेवलपर्स इन द सेस। ठीक है, अप्रूवल दे सकते हैं कोई भी, अगर सर्विस चाहिए आपको आउटसाइड इंडिया से या फिर डीटीए से भी तो आप ले सकते हो। और ऑथराइज ऑपरेशंस किसके लिए चाहिए वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी और बराबर काम चलेगा। सी पॉइंट में बोल रहे हैं मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और वेयर हाउस और ट्रेडिंग इन द सेस, मॉनिटर करना। डी पॉइंट है अप्रूवल मॉडिफाइंग और रिजेक्ट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरर्स और रेंडरिंग सर्विस और वेयर हाउसिंग और ट्रेडिंग इन सेस। ठीक है, अप्रूवल भी दे सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं उस अप्रूवल को, प्रपोजल को, और रिजेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी प्रपोजल को कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं कर सकते, यूनिट नहीं लगा सकते या सेटअप ये अपना सर्विस नहीं दे सकते। तो वो सारी चीज़ें के लिए अप्रूवल और मॉडिफाई ये सब कर सकता है, अप्रूवल कमेटी दे सकती है। पांचवा पॉइंट है अलाउ ऑन रिसीप्ट ऑफ अप्रूवल फॉरेन कोलैबोरेशन एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन आउटसाइड इंडिया फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फॉरेन एफडीआई वगैरह की बात कर रहे हैं कि आप कर सकते हो पर सर्टेन टू सम कंडीशंस एंड अलाउ करा जाएगा अगर सही लगेगा तो। सिक्स पॉइंट है अब मॉनिटर एंड सुपरविजन कंप्लायंसेस ऑफ कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द लेटर ऑफ अप्रूवल और परमिशन इज ग्रांटेड। ठीक है, किस परमिशन के ऊपर आपको मतलब परमिशन मिली थी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे, तो वो सब कुछ फुलफिल हो रही है, आप वो सारी पालन कर रहे हो कंप्लायंसेस का, वो सब की बात कर रहे हैं। परफॉर्म एनी अदर फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब इंटरेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी। ठीक है, परफॉर्म एनी अदर फंक्शन जो भी लगेगा सही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और वो सब कर सकते हैं। सिंपल है जी, और ये वाला मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर अपन ने पढ़ लिया, अपन ने कुछ छोड़ना नहीं है। तो आगे देखते हैं, आगे बात कर रहे हैं सेक्शन 15 में सेटिंग अप ऑफ यूनिट की। एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू सेट अप अ यूनिट इन सेस शैल सबमिट अ प्रपोजल टू द डेवलपमेंट कमिश्नर कंसर्न। ठीक है जी, कोई भी व्यक्ति जो सेटअप करना चाह रहा होगा सेस के अंदर शैल सबमिट अ प्रपोजल टू द डेवलपमेंट कमिश्नर कंसर्न। ठीक है, डेवलपमेंट कमिश्नर के बारे में अभी अपन ने पीछे पढ़ा, तो आपको वहां पे अप्रूवल लेना पड़ेगा। द डेवलपमेंट कमिश्नर इन टर्न प्लेसेस द प्रपोजल बिफोर द अप्रूवल कमिटी फॉर द अप्रूवल। ठीक है, अब डेवलपमेंट कमिश्नर के पास आप आए, अब डेवलपमेंट कमिश्नर अप्रूवल कमेटी के पास जाएगी और अप्रूवल कमेटी से अपना अप्रूवल मांगेगी कि हाँ भैया ये देख लो इसको, और मतलब एक तरीके से डेजिग्नेट कर देगी। देखो, डेवलपमेंट कमिश्नर इन टर्न प्लेस द प्रपोजल बिफोर द अप्रूवल कमिटी फॉर इट्स अप्रूवल। अब द अप्रूवल कमिटी में अप्रूव द प्रपोजल सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशन एज में बी नोटिफाइड और डीम्स फिट, और मॉडिफाई द प्रपोजल और रिजेक्ट द सेम। ठीक है, ये चार कंडीशंस है जो अप्रूवल कमेटी कर सकते हैं, या तो अप्रूव करेगी या फिर अप्रूव कर देगी कुछ कंडीशंस के ऊपर, या फिर वो अप्रूवल को मॉडिफाई कर देगी या फिर रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, ये चार पॉइंट है। इन द केस ऑफ मॉडिफिकेशन और रिजेक्शन
द अप्रूवल कमिटी हैज टू गिव द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पर्सन। ठीक है, अब से सामने वाले से भी तो पूछोगे ना कि हाँ भैया देखो हमने करेंगे, तेरी अप्रूवल कर देंगे, पर ये कंडीशंस या ये मॉडिफिकेशंस होगी, और अगर रिजेक्शन होगा तो भी आपको बताना तो पड़ेगा ही। अ पर्सन अग्रीव्ड बाय अ ऑर्डर ऑफ द अप्रूवल कमिटी मे मेक एन अपील टू द बोर्ड ऑफ अप्रूवल। ठीक है, अब अगर आप संतुष्ट नहीं हो इसके डिसीजन से कि भैया इसने मॉडिफाई कर दिया, फालतू में कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो मेरे को नहीं सही लग रहा कि क्यों रिजेक्ट किया, तो आप उसके ऑर्डर के खिलाफ अपील लेके जा सकते हो। कहाँ पे? बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास से, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास लेके जा सकते हो विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम एंड स्पेसिफाइड मैनर। द डेवलपमेंट कमिश्नर मे आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल The development commissioner, after the approval of the proposal, grant a letter of approval to the person concerned to set up a unit and undertake in the unit such operation which the development commissioner may authorize, and every such operation as so authorized in mentioned by the letter of approval। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट कमिश्नर को क्यों रखा है? ताकि उसके बिहाफ पे वो सारी चीजें कर सके, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अब अगर अप्रूवल उसको मिल गया और अगर सही लगा सब कुछ, तो डेवलपमेंट कमिश्नर उसको लेटर ऑफ अप्रूवल देगा और परमिशन दे देगा कि हाँ भैया तू सेटअप कर सकता है। और ठीक है, उसमें सारी परमिशंस और ऑपरेशंस लिख दी जाएंगी लेटर ऑफ अप्रूवल में कि तू ये इसके लिए एलिजिबल है और इसके लिए नहीं है, और वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अब देखो एक शॉर्ट समरी फॉर्म में बता देता हूँ वापस से, फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया भी होगा, अगर आपको नहीं दिया है तो फिर एक बार सिर्फ सुन लो। हाँ, ये सब नोट्स बनाए हैं भाई इग्नाइट एकेडमी वालों ने, एकदम बढ़िया है। आगे देख सकते हैं अपन, फ्लो चार्ट। पर्सन है सबसे पहले, अब वो पर्सन जा रहा है कहाँ पे? पर्सन विल सेंड प्रपोजल टू डीसी, वो जाएगा सबसे पहले डेवलपमेंट कमिश्नर के पास। अब डेवलपमेंट कमिश्नर जाएगी विद द प्लेस प्रपोजल बिफोर एसी, यानी कि अप्रूवल कमेटी के पास जाएगी। अब अप्रूवल कमेटी या तो एक्सेप्ट करेगी या तो रिजेक्ट करेगी। अगर रिजेक्ट किया तो इफ द पार्टी इज अग्रीव्ड, तो वो जा सकती है फाइल एन अपील विद बीओए, यानी कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जा सकती है, और बोर्ड ऑफ अप्रूवल अपना मीटिंग वगैरह करके बता देगा जो भी सही लगेगा। बाकी अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो लोग वापस से डीसी विल इन्फॉर्म अबाउट एक्सेप्टेंस इन द पर्सन कंसर्न। ठीक है, फिर डीसी अपना अगर अप्रूव कर दिया तो पर्सन को वो दे सकता है लेटर ऑफ अप्रूवल वगैरह। ठीक है जी, आगे देखेंगे कैंसलेशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांटेड टू एंटरप्रेन्योर। मतलब यहाँ पे ना यूनिट को कैंसिल करने की बात हो रही है। ठीक है, कैंसलेशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांटेड टू एंटरप्रेन्योर। ठीक है, सेंटर सेस के लिए आप एलिजिबल थे, अब उसका कैंसिल। अभी अपने सस्पेंड के बारे में पढ़ा ना, यहाँ पे सीधा सीधा कैंसिल ही हो रहा है कि आपको कोई सस्पेंशन नहीं मिल रहा, तू लायक ही नहीं है तो तेरे को कोई वो नहीं मिलेगा। आप कैंसिल कर दिया सीधा तेरा अप्रूवल, बोर्ड ऑफ अप्रूवल या लेटर ऑफ अप्रूवल जो भी कह लो। ठीक है, छोटा सा ही दिया हुआ है और इंपॉर्टेंट है भैया। देखो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट ही है, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं लग रही हैं, तो वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अभी आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें। ठीक है, अपन लगभग 1-1.25 घंटे के अंदर अच्छे से इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। लगभग 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो बनेगी। देखते हैं भैया, कैंसलेशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल, सेक्शन 16 इसकी बात कर रहा है। अप्रूवल कमिटी मे कैंसिल द लेटर ऑफ अप्रूवल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर आफ्टर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हैज बीन अफोर्डेड to the entrepreneur. The approval committee may at any time cancel the letter of approval if it has any reason or cause to believe that the entrepreneur has presently contravened any of the terms and conditions of its obligation subject to the which the approval letter of approval was granted to the entrepreneur। ठीक है, जिस conditions के ऊपर letter of approval मिला था वो continuously contravene हो रही है, यानी कि आप उसका फॉलो नहीं कर रहे हो, उसको पालन नहीं कर रहे हो, उसका पालन नहीं कर रहे हो, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर अगर लगेगा तो वो लोग अप्रूवल कमेटी उसको कैंसिल कर सकती है opportunity of being heard देके। If further provides that where the letter of approval has been cancelled, the unit shall not from the date of such cancellation be entitled to any exemption, concession, benefit or deduction available to it। ठीक है, जिस दिन से वो कैंसिल होगा तो यूनिट के ऊपर कोई भी कैंसिल, मतलब जिस दिन से वो कैंसिल होगा ना यूनिट, तो उसको ना एग्जेम्पशन मिलेगा कोई, ना कंसेशन मिलेगा, ना बेनिफिट मिलेगा, ना कोई डिडक्शन मिलेगा जो भी पहले मिलता था। सच यूनिट शेल रेमिट ओके जी, वापस देना पड़ेगा द एग्जेम्पशन, कंसेशन, ड्रॉबैक and any other beneficial availed by the entrepreneur in the respect of capital goods, finished goods lying in the stock and utilized raw material in the prescribed manner। ठीक है, अब कैंसिल हो चुका है और उसके बाद जो भी आपका स्टॉक में पड़ा हुआ है ना सामान, उसके ऊपर अब आपको कोई भी, मतलब जो देखो मिल गया तो मिल गया, अब तक मिल गया तो मिल गया, पर अब जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं, मतलब स्टॉक में जो आपका सामान रखा हुआ है, अब उसको आप जब बेचोगे या फिर जो भी कुछ करोगे, कैपिटल गुड्स, फिनिश्ड गुड्स जो भी लाएंगे होंगे स्टॉक के अंदर, और उसको जब आप अनयूटिलाइज रॉ मटेरियल भी जो रहेगा वो जब आप बेचोगे, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा,
उसके जो भी एग्जेप्शन वगैरह हैं और वो आप ले चुके होगे, क्योंकि आपने देखा था जीएसटी में अपन ने इसकी बात करी हुई है कि आप पहले ही स्टॉक इन ट्रेड में अब साल के स्टार्टिंग में ही एक तरीके से ले सकते हो, अपना बेनिफिट वगैरह ले सकते हो। तो आपको वो वापस देना पड़ेगा, मतलब ये रिवर्सल वाला रहता है। जीएसटी में भी आपने पढ़ाई होगा कि आपको रिवर्स करना पड़ता है अपना जो भी आपने टैक्स ले लिया होगा, तो रिवर्सल वाला ही मैटर है यहाँ पे। Any person aggrieved from any order of the approval committee to make an appeal to the board of approval within the prescribed time। अगर अप्रूवल कमेटी से आप खुश नहीं हो उसके आंसर से, तो आप बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जा सकते हो अपनी समस्या लेकर। ठीक है जी, आगे देखेंगे आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम, अगेन इंपॉर्टेंट आंसर। सेक्शन 17 इसकी बात कर रहा है, सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, सेक्शन 17। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्या होती है? मीन्स अ ब्रांच ऑफ द बैंक लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड विच हैज ऑब्टेन द परमिशन अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, कोई भी बैंक की ब्रांच जो लोकेट हो रही है सेज के अंदर एंड विच इज ऑब्टेन द परमिशन उसने ले रखी है बैंकिंग रेगुलेशन 1949, दैट इज ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग अप द ऑपरेशन एंड ऑफ एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स इन अ सेज मे बी मेड टू द रिजर्व बैंक इफ इट इज प्रिस्क्राइब फ्रॉम एन मैनर। ठीक है जी, सिंपल। रिजर्व बैंक के भी जो भी वो रहेंगे एप्लीकेशन वगैरह आपको देनी पड़ेगी और ऑपरेशन उसके तहत ही हो गए। द आरबीआई मे ऑन बीइंग सेटिस्फाइड बाय द एप्लीकेंट फुलफिल all the specified conditions grant the permission to such applicant for setting up an operation of an offshore banking unit in the special economic zone। ठीक है, अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और ये सभी होती है, तो बैंकिंग यूनिट भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आपने जब आरबीआई की सारी कंडीशंस और सारे एप्लीकेंट्स फुलफिल कर लिए होंगे, जो भी आपको क्या बोलते हैं कंडीशन एप्लीकेशंस के अंदर आपने जो भी कंडीशंस वगैरह रहेंगी, तो एप्लीकेंट को वो मान लिया जाएगा, ऑपरेशन और सेटिंग अप करने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा ऑफशोर बैंकिंग यूनिट को सेस के अंदर। द रिजर्व बैंक टू स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन द टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में बी सेट अप एंड ऑपरेटेड इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी उसके अपने ऑपरेशंस को करने के लिए वो सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस रहेंगी रिजर्व बैंक के अनुसार। सेक्शन 17 इतनी बात कर रहा था, ये अब इंपॉर्टेंट भी है और छोटा सा भी है, और ये ऐसा है कि आप बना के भी लिख सकते हो। आपको जाहिर सी बातें हैं सारी चीज़ें कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पालन करना चाहिए, रिजर्व बैंक बता सकती है, रिजर्व बैंक अगर सही लगेगा तो अलाउ कर देंगी, और अगर कुछ कंडीशंस हैं तो रिजर्व बैंक के हिसाब से आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सिंपल है जी। पहले ये तो लिख दी ना, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट मीन्स अ ब्रांच ऑफ बैंक लोकेटेड इन सेज एंड विच हैज ऑब्टेन द परमिशन अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसके बाद ये 3 पॉइंट लिख देना, सिंपल। आगे देखेंगे सेक्शन 18, सेटिंग अप ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। आईएफएससी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, आईएफएससी के ऊपर अपन ने प्रॉपर डिटेल में बात करी हुई है। यहाँ पे सेज के अंदर कैसे सेटअप कर सकते हो ना, उसकी बात कर रहे हैं। सेक्शन 18 में स्टार मार्क्ड है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव सेटिंग अप ऑफ एन आईएफएससी सेंटर इन अ सेज एंड टू स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप द ऑपरेशन ऑफ सच सेंटर। मतलब बोला द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेके सेटअप कर सकते हो आप आईएफएससी सेंटर का इन सेज एंड द स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप ऑपरेशन ऑफ सच सेंटर। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव ओनली वन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर उनको लगेगा तो वो लोग सिर्फ एक ही आईएफएससी को रखेंगे सेज के अंदर। द सेंट्रल गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस एज मे बी फ्रेम्ड बाय द आरबीआई द सेबी। ठीक है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन किसकी देखेगी? मे बी फ्रेम्ड बाय द आरबीआई, सेबी, IRDA एंड सच अथॉरिटी एज इट डीम्स फिट प्रिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट ऑफ सेटिंग अप एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। ठीक है, एन IFSC caters to customers outside the jurisdiction of domestic economy। सिंपल है, आप एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। और आईएफएससी का अगर मतलब नहीं पता है तो आईएफएससी की आप वीडियो देख सकते हो, उसमें डिटेल में अपन ने सारी बात करी हुई है। आगे देखते हैं, अभी है सेक्शन 22 डायरेक्टली। सेक्शन 17 18 देखा, अब है सेक्शन 22 और 23। देखो क्या बोल रहा है। ठीक है जी, इसके बाद भी वापस से ब्लॉक वापस से कंटिन्यू ऐसे ही हो रहा है। सेक्शन 22 23 24 25 26 देखते जाते हैं फटाफट। इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। The agency or officer with prior intimation to the development commissioner concerned to carry out the investigation, inspection, search and seizure in the special economic zone or in unit if such agency or officer has reason to be recorded in writing that as notified offences have been committed or likely to committed in the says. However, no investigation, inspection, search or seizure is allowed to be carried out in a says by an agency
और ऑफिसर विदाउट प्रायर इंटीमेशन और अप्रूवल ऑफ द कंसर्न डीसी, अपना ये डेवलपमेंट कमिश्नर, इफ द फर्दर प्रोवाइडेड, if it is further provided that an officer or agency, if so authorized by the central government, may carry out the investigation, inspection, search and seizure in the special economic zone or unit without prior intimation of the approval of the development commissioner. ठीक है, अगर उन लोगों को लगेगा डेवलपमेंट कमिश्नर की अप्रूवल आपको पहले लेनी पड़ेगी, राइटिंग में आपको सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा और पहले इंटीमेशन देनी पड़ेगी डीसी को, उसके बाद से ही आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, सर्च और सीजर कर सकते हो कहीं भी सेज के अंदर जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ भैया यहाँ पे कुछ ऑफेंस हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं। पर अगर ऐसा लगता है कि हाँ वो उनको जो भी ऑफिसर वगैरह रहेंगे डायरेक्टली ऑथराइज हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो फिर आपको कोई भी डायरेक्टर अपना ये डेवलपमेंट कमिश्नर की अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हो इन्वेस्टिगेट। सिंपल इतनी बात कर रहे हैं सेक्शन 22 में। अब बात करते हैं सेक्शन 23 की। तो सेक्शन 23 में क्या बोल रहे हैं, डेजिग्नेटेड कोर्ट टू ट्राई सूट्स एंड नोटिफाइड ऑफेंसेस। कौन सी डेजिग्नेटेड कोर्ट है, द स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड वन और मोर कोर्ट फॉर सेज लोकेटेड इन दैट स्टेट विद द कंसर्न ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट to try all suits of a civil nature arising out of the offences committed in the says. No court other than the designated court shall try any suit and conduct to the ट्रायल ऑफ नोटिफाइड ऑफेंस। ठीक है, अगर कोई भी दूसरी कोर्ट नहीं कर सकती, जो भी डेजिग्नेटेड कोर्ट है वही कर सकती है। डेजिग्नेटेड कोर्ट कौन सी है, एक या एक से ज्यादा कोर्ट फॉर सेज लोकेटेड इन द स्टेट, जो भी स्टेट के अंदर एक या एक से ज्यादा कोर्ट रहेंगी, कंसर्न ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की भी बात रखी जाएगी और उससे भी कंसर्न किया जाएगा टू द स्टेट ऑफ द स्टेट टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर अराइजिंग आउट ऑफ द ऑफेंसेस कमिट। ठीक है, सिविल नेचर की होनी चाहिए, सिर्फ सिविल नेचर की ही देखी जाएगी। आगे देखते हैं सेक्शन 24 क्या बोल रहा है। सेक्शन 24, 25, 26 ये सारी चीजें आप देखो पढ़ने वाली हैं। सेक्शन 23 है, सेक्शन 24 हाँ जो इसके पहले वाले पढ़े ना वो भी, हाँ 22, 23, 24, 25, 26, उसके बाद है 30 और उसके बाद फिर वापस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं ये पढ़ते जाऊंगा, कहीं लगेगा तो समझेंगे, नहीं तो फिर अपना आगे बढ़ते जाएंगे। अपील टू द हाई कोर्ट, सेक्शन 24 इसकी बात कर रहा है। एनी पर्सन अग्रीव्ड विद बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर of the designated court may file an appeal to the high court within 60 days from the date of the commissioner। ठीक है, अगर कोई भी डेजिग्नेटेड कोर्ट के भी आप खिलाफ में जाना चाहते हो, मतलब उनके आप संतुष्ट नहीं हो उनके आंसर से, तो आप अपील लेके जा सकते हो हाई कोर्ट के पास 60 दिन के अंदर। हाँ, कम्युनिकेट टू द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द स्टेट कोर्ट टू हिम एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ऑफ लॉ। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ के बेसिस पे ही आप जा सकते हो। कोई भी फैक्चुअल टर्म्स पे आपको अगर क्वेश्चन हो या लॉ के ऊपर आपको हो तो ही आप जा सकते हो हाई कोर्ट के पास, नहीं तो अगर डायरेक्टली डिसीजंस हैं तो आपको मानना ही पड़ेगा डेजिग्नेटेड कोर्ट का। हाउएवर द हाई कोर्ट कैन इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द अपीलेंट, ठीक है, अगर वो सफिशिएंट कॉज दे देता है तो आपको 60 दिन का भी 60 दिन फर्दर एक्सटेंशन मिलेगा, मतलब 60 + 60 हो गया यहाँ पे। पहले 60 दिन के अंदर आपने करना है और अगर उनको लगता है सही शो कॉज नोटिस और सफिशिएंट कॉज आप दे देते हो कि हाँ भैया क्यों नहीं कर पाए, तो फर्दर 60 दिन का भी आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। ऑफेंसेस बाय कंपनी, सेक्शन 25 अपन को पता ही है, ये वाला आंसर हर जगह पे अपन पढ़ते हैं। अगर कंपनी करेगी तो इंचार्ज जो भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब उसके लिए पनिशेबल होगा। एज वेल एज द कंपनी अगर गिल्टी है तो फिर उसके जो भी मतलब वो रहेंगे ना, ड्यू डिलिजेंस जिसने नहीं किया होगा, क्या बोलते हैं, जो भी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, उन सबको भी पनिश किया जा सकता है। और विदाउट, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पता ही नहीं था कि ये ऑफेंस हो रहे हैं, विदाउट हिज नॉलेज है, तो फिर उसको थोड़ा सा वो दिया जाता है, प्रिविलेज वगैरह दिया जाता है और देखा जाता है कि अगर सही में उसने जानबूझ के नहीं किया है तो फिर अपना उसको थोड़ा सा छूट मिलेगी। और बाकी तो यही है कि डायरेक्टर, जनरल मैनेजर और ये सब भी अगर होंगे गिल्टी, या जो भी पर्सन इन चार्ज रहेगा जिसकी वजह से गलती हुई है या फिर उन लोगों ने जानबूझ के भी नहीं किया है, तो फिर उनको गिल्टी माना जाएगा ऑफ द ऑफेंस एंड शेल बी लायबल टू प्रोसीड अगेंस्ट द पनिशेबल अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। सेक्शन 26 अगेन देखते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें। एग्जेम्पशन, ड्रॉबैक एंड कंसेशन टू एवरी डेवलपर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अब देखो 3 टर्म्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं और तीनों ही अलग अलग है। एग्जेम्पशन, ड्रॉबैक और कंसेशन, तीनों का मतलब तो एक ही है कि एक तरीके से पैसा आपको वापस मिल रहा है या फिर एक तरीके से कहीं आपका पैसा बच रहा है। अब नीचे जो जगह दी हुई है, नीचे दी हुई है तो नीचे, नीचे आपको ऊपर दी हुई है तो ऊपर लिख लो। एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है, ड्यूटी ही पे नहीं करनी। ठीक है, लिखो बाजू में ऐसे, एग्जेम्पशन लिखा, डैश किया और लिख दो ड्यूटी ही पे नहीं करनी। ठीक है, फिर करो ड्रॉबैक के बाजू में डैश और लिखो ड्यूटी ड्रॉबैक्स पे करनी है, बाद में वापस मिल जाएगी। मतलब अभी के लिए पे कर दो, आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स पे करने के बाद वापस मिलती है, मतलब पहले पे कर दी उसके बाद आपको वापस मिल जाएगी, तो दैट इज ड्रॉबैक। आगे देखेंगे कंसेशन। कंसेशन का मतलब क्या होता है,
पे करनी है लेकिन कम रेट पे। कंसेशन मतलब आपको ना थोड़ा सा कहते हैं ना एक अच्छे रेट पे, मतलब मार्केट में अगर 100 रुपये हम ले रहे हैं तो आपसे हम 60 रुपये लेंगे, ऐसी वाली बात है। तो अपन ने तीनों का मतलब समझ लिया। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं सेक्शन 26 में। एक बार वापस से बता देता हूँ। एग्जाम्पशन मतलब ड्यूटी नहीं पे करनी, ड्रॉबैक मतलब पे अभी के लिए कर दो, आपको वापस से हम रिफंड कर देंगे या फिर आप बाद में उसको क्लेम कर लेना। और कंसेशन का मतलब अपन ने देखा कि कम पे तो करनी है पर कम रेट पे करनी है, तो वो हो गया कंसेशन टू एवरी एंटरप्रेन्योर और डेवलपर एंड डेवलपर। ठीक है, सेक्शन 26, every developer and the entrepreneur shall be entitled to following exemptions, drawbacks and concession. Exemption is available to developers and the entrepreneur in respect of the duty of the custom as per the Custom Act 1962, the Custom Tariff Act 1975, or any other law for the time being in force. Exemption from the service tax or exemption from levy of tax or on sale or purchase of goods in carrying on authorized operation. Developer or entrepreneur has also entitled to drawback, बेनिफिट ले सकता है वो गुड्स ब्रॉट जिस पे भी उसने लिया है ड्यूटी DTA से लिया है इनटू सेस और लोकेटेड आउटसाइड इंडिया कैरी ऑथराइज्ड। ठीक है, एंटरप्रेन्योर सेंट्रल गवर्नमेंट also have been empowered to specify the manner in which the terms and conditions subject to which the exemption, condition or drawback or other benefit has to be guaranteed by the developer or entrepreneur। ठीक है, जो मैंने लिखवाया ना वो लिख दो, बाकी आप अपने मर्जी से भी लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ऐसे एग्जाम में कुछ पूछने वाले भी नहीं है, इससे ज़्यादा उसके अंदर कुछ है नहीं। आगे बढ़ सकते हैं। सेक्शन 30, डोमेस्टिक क्लियरेंस बाय यूनिट, डोमेस्टिक क्लियरेंस बाय यूनिट्स। सेक्शन 30 इसकी बात कर रहा है। इफ एनी गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ सेज टू DTA, मतलब सेज से लेके DTA में जा रहा है, ठीक है, इट इज डीम्ड इंपोर्ट, उसको इंपोर्ट मान लेंगे क्योंकि एक तरीके से सेज डीम्ड फॉरेन एरिया है। तो अगर सेज से कुछ भी अगर DTA में जा रहा है, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में जा रहा है, तो फिर वो हो जाएगा अपना deemed import. Such deemed import shall be chargeable to import duties. Okay, देखो क्या बोल रहे हैं, it is deemed import और such deemed import shall be chargeable to import duties of including anti-dumping, countervailing and safeguard duties equivalent to duties that are levied for the goods imported from outside India, ठीक है। अब यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है ना, तो इंपोर्ट ड्यूटी बराबर लगेगी। द रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन ऑफ गुड्स टू गुड्स रिमूव्ड फ्रॉम सेज shall be at rate and tariff valuation in force as on the date of such removal, and where such date is not ascertainable on the date of payment of duty। ठीक है जी, अगर सेज इंपोर्ट कर रहा है यानी कि अब ठीक है जी, हाय डू नॉट डिस्टर्ब पे डालना भूल गया था तो इस वजह से फ़ोन आ गया, कोई नहीं, अपना आगे देखते हैं। हाँ देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी डोमेस्टिक क्लियरेंस बाय यूनिट है, तो सेक्शन 13 में ये बोला है कि कोई भी गुड्स रिमूव हो रहे हैं फ्रॉम अ सेज टू DTA, इट इज़ अ डीम्ड इम्पोर्ट। ठीक है, उसको डीम्ड इम्पोर्ट माना जाएगा, यानी कि आपका, ठीक है, इसका मतलब यही है कि अपना DTA में इंपोर्ट हुआ, ठीक है, सेज से लेके DTA में आया तो उसको डीम्ड इम्पोर्ट माना जाएगा और उसके ऊपर बराबर DT अपना वो लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी और टैरिफ वैल्यूएशन के हिसाब से जो भी रहेगा वो देखा जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कोई बात करी नहीं है। इंपोर्ट का सीधा सिंपल इतना मतलब होता है कि आपने किसी और देश से इंडिया में माल मंगवाया, तो सेल्स एक तरीके से फॉरेन की जगह हो गई, वहाँ से आप DTA यानी कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में मंगवा रहे हो माल, तो फिर उनके लिए वो इम्पोर्टेबल वो रहेगा, इम्पोर्ट ड्यूटी उनके ऊपर लगेगी। ठीक है, अब ना ये जो एंटी डंपिंग, कॉन्ट्रावेलिंग और सेफगार्ड ड्यूटीज़ वगैरह रहती हैं, ये सब कस्टम का पार्ट है और वहाँ पे आपने पढ़ाई होगा, जाहिर सी बात है, तो आगे देख सकते हैं। पर यहाँ पे अब मैं वो समझाने नहीं बैठूंगा। ये सारी ड्यूटीज़ का एक तरीके से नाम है जो कि लगती हैं, क्या बोलते हैं, चार्जेबल रहती हैं ये सारी। आगे देखते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, सेक्शन 31,
इससे पहले वाला जो सेक्शन था वो सेक्शन 30 था, अगर नहीं बताया होगा तो इसलिए वापस बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है अब ये वाला सेक्शन इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी सेक्शन 31। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट एन अथॉरिटी फॉर एवरी सेस टू एक्सरसाइज पावर कन्फर्ड ऑन एनी एंड डिस्चार्ज द फंक्शन असाइन टू इट। ठीक है जी। द पर्सन or authority including development commissioner which is exercising control over an existing says shall continue to do so till the authority is constituted, shall continue to do so till the authority is constituted। ठीक है, उनको मतलब वो बेसिकली करनी है स्पेशल इकोनॉमिक अथॉरिटी को, द पर्सन जो भी अथॉरिटी रहेगी इंक्लूडिंग डेवलपमेंट कमीशन will be exercising control over an existing says shall continue to do so till the authority is constituted। मतलब जब तक उसको हटाया नहीं जाता तब तक उसको ये पालन करना रहेगा। Every authority shall be a body corporate by name as assigned having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property both movable and immovable and to contract and shall sue and to be sued। ठीक है, एक तरीके से ये जो अथॉरिटी रहेगी ना वो बॉडी कॉर्पोरेट की तरीके से मानी जाएगी, जो क्या बोलते हैं परपेचुअल रहेगा उसका सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन पता ही होगा कि मेंबर्स कैन मे कम एंड गो पर कंपनी रिमेन्स फॉर एवर, ऐसा कॉमन सील वाला प्रोसीजर। और सू कर सकती है, सू हो भी सकती है, अक्वायर कर सकती है कुछ पावर्स, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है और होल्ड कर सकती है, डिस्पोज भी कर सकती है, मूवेबल और इमूवेबल दोनों मिला के, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उसके बेसिस पर रहेंगे। नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स और ऑफ एन अथॉरिटी शैल बी इनवैलिडेटेड merely by reason of any vacancy in or any defect in the appointment of a person as its members or any irregularity in the procedure of the authority not affecting the merits of this case। 3 है, any vacancy, no act or proceedings of an authority shall be invalidated merely by reason of any vacancy in any defect in the appointment of a person as its member or any irregularity in the procedure of the authority not affecting the merits of the case। सिंपल है, इतना कुछ वो नहीं है, और इम्पोर्टेंट बोल तो रहे हैं पर इतना लग नहीं रहा है यार। जो भी है ठीक है, अपना एक बार पढ़ लेना, समझ लेना क्या बोल रहे हैं, ये इतने से तो नहीं बनेंगे। इसकी फंक्शंस देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फंक्शन ऑफ अथॉरिटी की बात हो रही है सेक्शन 34 में, ठीक है। सेक्शन 31 में बात हो रही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी की, और जो फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी है वो है सेक्शन 34 बात कर रहा है। सेक्शन 34 कास्ट अपॉन द अथॉरिटी अ ड्यूटी टू अंडरटेक सच मेजर्स एज इट थिंक्स फिट फॉर द डेवलपमेंट, ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग मेजर्स: the development of infrastructure in the special economic zone, promoting export from the special economic zone, reviewing the functions and performance of the special economic zone, levy users of or services charge or freeze or rent for the use of property belonging to the authority, performing such other functions as may be prescribed। ठीक है जी, सिंपल है और इतना कुछ खास लगा ही नहीं मेरे को ये, तो अपन आगे जाने देंगे। ठीक है जी, सेक्शन 40 देख रहे हैं अब अपन, और अभी बस 2-3 टॉपिक और बचे हैं, तो एक बार फटाफट से खत्म करते हैं। सेक्शन 40 क्या बात कर रहा है? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सब्सिडाइज, सुपरिसाइड करके कुछ तो लिखा हुआ है यार, ये सुपरिसाइड अथॉरिटी क्या है? आंसर पढ़ के समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा कि क्या बोला हुआ है। इस वीडियो के बाद एक बार समझ लेना क्या बोल रहे हैं, नहीं तो आंसर में तो क्लियर हो ही जाएगा। पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरिसाइड अथॉरिटी, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू सुपरिसाइड द सेज अथॉरिटी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। इट इज इन द ओपिनियन ऑफ दैट एन अथॉरिटी इज अनेबल टू परफॉर्म as presently made default in the performance of the duty of the has exceeds and abused its power or has willfully or without sufficient cause failed to comply with any direction issued to it। However, before issuing a notification superseding an authority, the central government is required to give reasonable time to that authority to make representation against the such proposed suppression है भैया, सुप्रिसाइड नहीं है ये, सप्रेसाइड है,
और सप्रेशन मतलब उसको एक तरीके से उसकी पावर्स को रिवोक कर लेना, उसको बेसिकली सस्पेंड कर रहा है, कोई अथॉरिटी को आप हटा रहे हो कुछ। अब वो टाइम पीरियड के लिए भी रह सकता है या फिर परमानेंटली भी रहे, ठीक है। हाँ देखो टाइम पीरियड है दिया हुआ है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो अब नहीं देखना, आप गूगल पे मत देखना, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगर वो परफॉर्म करने से अनेबल हो रही है वो चीज, मैक्सिमम देखो सप्रेसाइड कब तक कर सकते हो सेज अथॉरिटी को, सेज अथॉरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे सुप्रेसाइड करने की, मैक्सिमम पीरियड है 6 महीने तक, ठीक है। अगर वो परफॉर्म करने से अनेबल है, कोई डिफॉल्ट कर रहा है, कोई पावर का अब्यूज कर रहा है, या फिर फेल्ड टू कंप्लाई एनी डायरेक्शन, तो उसको वो करा जा सकता है। रीजनेबल टाइम में आपको उसको बताना भी पड़ेगा और उसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जा सकता है अथॉरिटी टू मेक रिप्रेजेंटिंग अगेंस्ट द सप्रेशन, ठीक है। अगर उसको भी कुछ अपने रिप्रेजेंटेशन में रखनी है बातचीत तो वो रख सकता है। अपॉन द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन सप्रेसाइड द अथॉरिटी, द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर ऑफ द अथॉरिटी शेल वेकेट देयर ऑफिस, ठीक है, उनको हटा दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए। All the powers, function and duties of the authority shall, during the period of the suppression, be exercised and performed by such person as the central government may direct, ठीक है। उस व्यक्ति को दे दी जाएगी उस समय के लिए, मतलब मान लो 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, मैक्सिमम पीरियड यूटिलाइज कर लिया, सुप्रेसाइड कर लिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस व्यक्ति को बोलेगी वो उसकी पावर ऑफ फंक्शन वो करेगा। तीसरा, ऑल प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द अथॉरिटी शेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सप्रेशन वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द अथॉरिटी शेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सप्रेशन वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेस्ट इन द सेंट्रल, ठीक है। वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के तरीके से उसकी प्रॉपर्टी के तौर पे देखा जाएगा, जो भी अथॉरिटी की प्रॉपर्टी रहेगी वो। ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ सप्रेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट मे एक्सटेंड द पीरियड ऑफ सप्रेशन फॉर सच फर्दर पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 6 months और रिकॉन्स्टिट्यूट द अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ठीक है। अब उसको ना परमानेंटली रिकॉन्स्टिट्यूट यानी कि अलग से अथॉरिटी रिकॉन्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है, या फिर उसको और फर्दर 6 months के लिए भी सप्रेशन दिया जा सकता है। मतलब 6+6 हो गया यहाँ पे, 6 months + 6 months। बहुत सिंपल था। आगे देखते हैं सेक्शन 42 to 43 में क्या बात कर रहे हैं। सेक्शन 42 और 43 में क्या बात कर रहे हैं वो देखेंगे अभी अपन, ठीक है। उसके बाद फिर 53 दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट एंड लिमिटेशन, रीड ओनली वाला आंसर है तो उस हिसाब से देखेंगे। Any dispute of civil nature arising among 2 or more entrepreneurs or 2 or more developers or between the entrepreneurs and developers in the says to be referred to attribution provided the court or the courts to try suits in respect of such dispute had not been designated. However, no dispute should be referred to the attribution no on or after the date of the designated of court or court under section 23. Where a dispute has been referred to attribution, the same shall be settled or decided by the attributor to be appointed by the central government, and the provision of the Attribution and Conciliation Act 1996 shall apply to the arbitration. The period of limitation in the case of any dispute which is required to be referred in arbitration shall be regulated by the provision of the Limitation Act 1963. ये सारी देखो आर्बिट्रेशन और ये सारी चीज़ें ना कंपनी लॉ में आने वाली है, तो वहाँ पे डिटेल में समझेंगे, और लिमिटेशन पीरियड वगैरह सब कुछ वहाँ पे आने वाला है, तो उसके हिसाब से लिमिट डिसाइड होगी। पीरियड ऑफ लिमिट होती है हर एक केस के लिए कि इतने टाइम के अंदर आपको वो डिस्प्यूट के लिए आना पड़ेगा, और रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट कहाँ होगा तो वो सारी चीज़ों के बारे में ही बात करी है। तो वो आर्बिट्रेशन और वो सब रहता है, आर्बिट्रेटर वगैरह के थ्रू आप कर सकते हो, और वहीं जाके देखेंगे। द आर्बिट्रेटर मे एडमिट a dispute after the expiry of the period of limitation if the arbitrator is satisfied that the applicant have been sufficient cause of not referring the dispute within specified period, ठीक है भैया। रीड ओनली है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, एक और आंसर रीड ओनली। सेज टू बी पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड कंटेनर्स, डिपोर्ट्स, लैंड सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 53 इसकी बात कर रहा है। कितना टाइम हो गया, ठीक है आगे देखते हैं। A special economic zone on and from the appointed day be deemed to be the territory outside the custom territory of India for the purpose of undertaking the authorized operation. A says shall, with effect from such date as the central government may notify, be deemed to be a port, airport, inland container depot, land station and land customs station under the Custom Act 1962. The central government has been empowered to notify different dates for different says. सिंपल है कि सेज को आप इसके तौर पे भी लिया जा सकता है, और वो ऐसी सारी हरकतें भी कर सकता है, ठीक है जी। रीड ओनली में रखो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसीलिए मैं समझा भी नहीं रहा। आगे ये वाला भी सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अपन ने देख ली है। एक आखिरी टॉपिक है, सेज इकोनॉमिक जोन रूल 2006 Section 55 empowers the central government to make rules in respect of the specified matters and required that the same be published in the official gazette
and be lied before each house and parliament in the context the central government has notified the special economic zone rule 2006 on February 10, 2006. ये डेट सिर्फ ध्यान रख सकते हो, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट टू appellant to appear before the board. According to Rule 61 of the SEZ Rule 2006, every appellant may appear before the board in person or authorize one or more chartered accountant or company secretary or cost accountant or legal practitioners or any of his or its officers to present his or its case before the board. ठीक है जी, अगर मतलब रूल में बोल दिया कि आप के अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सीए, सीएस और सीएमए वगैरह को आप केस लड़वा सकते हो, मतलब उससे वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपकी कंपनी को। तो इसी के साथ अपना पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा एक्ट खत्म होता है। सेज एक्ट 2005 जिसके रूल्स हैं 2006, जिसमें थोड़ी सी अपन ने बात करी, बाकी तो इतना कुछ दिया नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब इसके बाद अपन देखेंगे FCRA एक्ट 2010। थैंक यू सो मच।